नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर यह सामने आई है कि यमन ने कई जहाज़ों को एक साथ निशाना बनाया है और यह बताया जा रहा है कि अब तक की जंग का यह सबसे बड़ा हमला है जो यमन की जानिब से किया गया है। इस वक्त आमने सामने लड़ाई रेड सी में छिड़ गई है और हालात बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मज़ीद जंगी बेड़े इस वक्त रेड सी में पहुँच रहे हैं, तो ताज़ा तरीन वहाँ पर हक़ाइक़ क्या है वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान ने UAE का जहाज़ पकड़ लिया है जो कि इसराइल की तरफ जा रहा था। जी हाँ, ईरान ने जहाज पकड़ लिया है UAE का जो इसराइल की तरफ चीजें लेकर जा रहा था। वो क्या मामला हुआ है, क्योंकि ईरान और UAE का पहले से एक बहुत खतरनाक तनाज़ा चल रहा है जजीरों पर, तो अब ईरान की जानिब से इतना बड़ा इकदाम उठाया जाना ये बहुत मामले को संगीन नोयत इख्तियार कर गया है, ये भी आपको बताएंगे। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में समाअत होने जा रही है जिस पर अमेरिका और इसराइल दोनों खौफजदा हैं और उनको लगता है कि वहां से बहुत बड़ा फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। पूरी दुनिया इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ देख रही है और एक के बाद एक मुल्क वहां साउथ अफ्रीका की हिमायत कर रहा है, तो यह भी बड़ा अहम मामला आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको रेड सी में लिए चलते हैं और बताया जा रहा है कि रेड सी में सूरत हाल पूरी तरह से डेटेरियोरेट कर गई है और आप यूके और USA को देखिए जो मामलात को संभालने की बजाय, सुलझाने की बजाय मजीद धमकियां लगा रहे हैं, मजीद जंगी बेड़े वहां पर भेज रहे हैं और मजीद वहां पर एक नई जंग छेड़ने जा रहे हैं। इतनी धमकियां अगर इन्होंने इसराइल को लगाई होती तो वहां पर बच्चों की शहादतें रुक जाती, लेकिन आज भी इन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मामले का हल यही निकाला है कि एक नई जंग छेड़ी जाए। तो अब यमन और उसके इत्तेहादी भी तैयार हैं, तो वो कह रहे हैं कि आ जाएं, अगर आपको जंगों का बहुत शौक है तो अब की बार हम आपको बताएंगे कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। तो अब नाज़रीन, एक बहुत बड़ा हमला रिपोर्ट किया गया है, ये 96 डेज ऑफ वॉर में सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। इतना बड़ा हमला यमन ने इससे पहले नहीं किया, यह बताया गया और इसको खुद US सेंट्रल कमांड ने खुद इसकी तस्दीक किया और उन्होंने कहा कि 2 डजन जहाज़ों को निशाना बनाया गया। 2 दर्जन यानी 24 से 25 ये जहाज बनते हैं जिनको एक साथ निशाना बनाया गया है। अब इसमें US सेंट्रल कमांड ये बता रहा है कि इसमें ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं और एंटी शिप क्रूज मिसाइल। मैं स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि कोई उसमें डाउट ना रहे। अच्छा, ये लिखते हैं ईरानियन बैक्ड हॉसेस, ये ना डायरेक्ट इल्ज़ाम जो है ना वो ईरान पर लगाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, ईरानियन बैक्ड हॉसेस लॉन्च्ड अ कम्प्लेक्स अटैक ऑफ ईरानियन डिजाइंड वन वे अटैक UAVs, एंटी शिप क्रूज मिसाइल एंड एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल from Houthi control area of Yemen into the southern Red Sea towards international shipping lanes where dozens of merchant vessels were transiting। अब वो कह रहे हैं कि dozens of जो मर्चेंट हैं शिप्स हैं यानी जो कमर्शियल शिप्स हैं उनको निशाना बनाया गया है और इसमें क्या शामिल है, 20 ड्रोन्स नाज़रीन इसमें शामिल है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल इसमें शामिल है और बैलिस्टिक मिसाइल इसमें शामिल है। अब ये बहुत बड़ा हमला है। इसमें आप थोड़ा सा आपको मैं ये फर्क भी समझा दूं कि ये जमीन और समंदर की जो लड़ाई होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। यानी अगर जमीनी जंग लड़ी जा रही है उसमें कोई एक ड्रोन आकर टकराया तो वो कितना को डैमेज कर लेगा, लेकिन यहां पर मामला मुख्तलिफ है। यहां पर अगर एक ड्रोन चाहे $300 का भी है ना, अगर वो आके आपके जहाज से टकरा गया है तो आपका खेल खत्म है। आपका जहाज जो कि अरबों मालियत का है, जिसमें कंटेनर अरबों मालियत के हैं, जो कंटेनर आप लेकर जा रहे हैं, जो सामान अरबों मालियत का है, वो सिर्फ एक $300 $500 के ड्रोन के साथ सब गर्क हो जाता है। यानी ड्रोन टकराया, डैमेज हुआ, आग भड़क उठी और वो आपका जहाज नकारा हो गया एंड देन वो समंदर में डूब गया। तो सिर्फ एक $500 का ड्रोन जो है वो समंदर में इतनी बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। तो 1 ड्रोन मीन या 1 मिसाइल मीन कि आपने एक जहाज जो कि अरबों मालियत का है वो उड़ा दिया। तो यहां पर 20 उन्होंने ड्रोन्स और एंटी शिप क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल इनसे जो है वो हमला किया है, इसलिए सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन, इसमें खबरें ये आ रही हैं कि कुछ मिसाइल और ड्रोन्स हैं वो अमेरिका और बरतानिया ने मुश्तरका तौर पर गिराए हैं। ये भी एक बड़ी खबर है कि दोनों ने मुश्तरका तौर पर कुछ ड्रोन और मिसाइल गिराए हैं। और इसमें आप इंटरेस्टिंग बात एक और देखें कि एक ड्रोन या मिसाइल को, यानी जो भी प्रोजेक्टाइल आ रहा होता है, उसको गिराने की जो कीमत है वो $2 मिलियन है।
यानी जो आयरन डोम है जो इसराइल इस्तेमाल करता है, उसमें अगर वो किसी एक रॉकेट या मिसाइल को या ड्रोन को तबाह करता है तो उसके लिए $50,000 का खर्चा आता है। लेकिन समंदर की जो जंग है वो इससे भी महंगी है। अगर एक को प्रोजेक्टाइल आ रहा है तो उसको तबाह करने के लिए $2 मिलियन का खर्च आता है। तो ये जो 20-30 उन्होंने फायर किए हैं, यहां पर आप हिसाब लगा लें कि कितना इनका हो गया। इसी वजह से अमेरिका और बरतानिया जंग से अभी तक कतरा रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ये जंग कितनी कॉस्टली होगी, उनको कितनी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसलिए भी वो उन्होंने ऑपरेशन अनाउंस भी कर दिया, शुरू भी कर दिया, फिर भी कामयाबी सिफर है। और फिर आप ये देखें कि दुनिया में सबसे कर्जा आपको पता है किस पर है? सबसे बड़ा कर्जा अमेरिका पर है। अमेरिका जो कि दुनिया की सुपर पावर है, उस पर दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जा है, $34 ट्रिलियन। $34 ट्रिलियन ये अमेरिका पर कर्जा। तो अब ये जंग उसे मजीद ले डूबेगी, उसे अपने लीडरशिप के मसाइल हैं, इकोनॉमी के मसाइल हैं, तो वो ये जंग झेलना उसके लिए मुश्किल है। लेकिन अब मामलात एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं, उसका नतीजा कुछ भी निकले। अच्छा, अब नाज़रीन, इस हमले के बाद कहा जा रहा है कि रेड सी का माहौल और भी खराब हो गया है, और अभी तक तो यमन ने अपने जंगजुओं का बदला नहीं लिया। जो जंगजू अमेरिका ने इनके शहीद किए थे उसका बदला भी नहीं लिया गया, और इतने बड़े हमले ने माहौल को और बिगाड़ की तरफ लेकर गया है। तो अभी कोई इससे भी बड़ा जो आमने सामने फाइट हो सकती है, क्योंकि अब देखें ना कि यमन के हमले में एक बार फिर अमेरिका ने इंटरवेंशन कर दी, बरतानिया ने इंटरवेंशन कर दी। तो उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे मिसाइल ड्रोन्स गिराने की कोशिश करेगा उसको फिर हम सबक सिखाएंगे। तो अब ये असेसमेंट सारी तेहरान में हो रही है कि इस सारी चीज़ का बंदोबस्त किस तरह से करना है। बहरहाल इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर एक ये है कि नई धमकी जारी की गई है पेंटागन से, नई धमकी। अब मैं आपके सामने पहले बयान रख देता हूं। देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हौसी अटैक्स इन द रेड सी एंड आवर स्टेटमेंट्स शुड बी टेकन सीरियसली। अब वैसे ये भी बड़ी, मैं तो कहता हूं, लतीफा ही है। मतलब अमेरिका को ये अब बार बार कहना पड़ रहा है कि हमारी वार्निंग्स को सीरियसली लेना चाहिए। ये हालात आ गए आज अमेरिका। वो अमेरिका जो बताता बाद में है, बात जो है वो बाद में करता है, और बम पहले गिराता है, अपनी फौजें पहले भेजता है, बात बाद में करता है। आज वो अमेरिका कह रहा है कि हमारी जो वार्निंग्स हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए। तो आप सोचिए कि अमेरिका की इस वक्त क्या हालत हुई पड़ी है, और वहां पर तो अलग मसाल चले हुए। आपको पता है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, और हॉस्पिटल में क्या दाखिल हैं, उन्होंने 5 दिन पता ही नहीं चला किसी को, बाइडन तक को पता नहीं है कि वो 5 दिन से हॉस्पिटल में दाखिल हैं, और वो चुपके से जनाब गए और हॉस्पिटल, और अभी पता चला है कि उनको कैंसर है। तो वहां पर एक अजब सा माहौल बना हुआ है, कौन कमांड संभाल रहा है, क्या कर रहा है। यानी यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की जंग पीक पर पहुंची हुई है, और 5 दिन उनका डिफेंस सेक्रेटरी गायब है, और पता ही नहीं है कि वो कहां गया। बाइडन को भी नहीं पता। ये वहां पर हालात हुए पड़े हैं। तो अमेरिका अब क्या करेगा ये देखते हैं। बहरहाल यूके की जानिब से एक नया ऐलान सामने आया है, और उन्होंने कहा है हम मजीद वॉरशिप्स रेड सी में भेज रहे हैं। पहले बयान आप देखिए। डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है द शिप HMS is on its way to the Red Sea as part of efforts to confront attacks of Houthi। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम नए जो हमारे वॉरशिप्स हैं वो वहाँ पर भेज रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप चाहे वहाँ पर वॉरशिप्स भेजें, चाहे जंगी जहाज़ भेजें, चाहे आप अपनी फ़ौज भेजें, लेकिन सारी दुनिया को आज पता है कि वहाँ पर राज किसका है। सारी दुनिया को पता है कि वहाँ पर इस वक्त हुक्म किसका चल रहा है, और रेड सी से उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। और इस मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक देखिए कि जो भी शिप वहाँ से गुजर रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ है नो लिंक टू इसराइल। बाकायदा लिखा हुआ है कि नो लिंक टू इसराइल। आप ये मैप देख लीजिए जिसमें एक सिंगापुर का जहाज आ रहा है, और उसने बाकायदा वहां पर लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन में। ये हर जहाज के ना एक आइडेंटिफिकेशन होती है। ये अटैक से पहले तो लिखा होता था कि हम कौन सी पोर्ट से कहाँ जा रहे हैं, हमारा रूट क्या है, वो सारी चीज़ें होती थी। अच्छा, अब उन्होंने वहां पर बाकायदा लिख दिया है कि नो लिंक टू इसराइल। तो ये कोई छोटी बात है। यानी अमेरिका वहां पर मौजूद है, बरतानिया वहां पर मौजूद है, बाकी यूरोपियन जो ताकतें इनके इत्तेहादियां वो वहां पर मौजूद हैं, और इसराइल जो इकोनॉमी में पूरी दुनिया पर राज करता है। आज वो दुनिया कह रही है कि हमारा कोई लिंक नहीं है इसराइल के साथ, और अमेरिका और बरतानिया वहां पर मौजूद होते हुए और मजीद वॉरशिप्स कह रहे हैं हम भेज रहे हैं। तो जो पहले खड़े किए उन्होंने क्या बिगाड़ लिया।
तो कोई उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहा। तो बाकी जो तमाम कंपनीज हैं उन्होंने इनकार कर दिया इनके साथ काम करने से, कोई इनकी पोर्ट की तरफ नहीं जा रहा। यानी अभी जो लास्ट नाज़रीन स्टैट्स आए हैं, $60 बिलियन का तखमीना लगाया गया है। $60 बिलियन, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका ये पाकिस्तान तो $1 अरब पर चलता है और उधर $60 बिलियन का, $60 अरब का अभी तक नुकसान हो गया है। तो इतना बड़ा इंपैक्ट ये इसने क्रिएट किया है। बहरहाल ये लिखना उनका कि नो लिंक टू इसराइल, ये बताता है कि यहाँ पर हुक्म किसका चलता है, यहाँ का पासवर्ड क्या है। अगर यहाँ से गुजरना है तो उसका पासवर्ड है नो लिंक टू इसराइल, ये उसका पासवर्ड है। और जो अमेरिकी हेजेमनी है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उसको पूरी तरह से धचका पहुंचा है। और वो मैं कहता हूँ समंदर में गर्क हो गई है उनकी क्रेडिबिलिटी। अब देखे ना कि इसने ये ऑपरेशन शुरू किया प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, और मायर्स को कहा और बाकी कंपनियों को कहा कि आप यहाँ से जहाज़ गुजारें, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपको एस्कॉर्ट करते हुए वहाँ से लेकर जाएंगे। तो ये क्या एक भी जहाज़ वहाँ से गुजार सकें? पहले घंटे में जो पहला जहाज़ गुजरा उसको यमन ने उड़ा दिया। अभी तक ये एक भी जहाज़ वहाँ से नहीं गुजार सके। वो 4 दिन बेचारी मार्स कंपनी, उसने 5-7 अपने जहाज़ तबाह करवाए। देन उसने अनाउंस कर दिया कि नहीं जी अब तो हालात बहुत ख़राब हैं, हम दोबारा से कैंसिल कर रहे हैं, हम दोबारा से जो है ना कैंसिल कर रहे हैं और अब यहाँ से नहीं गुजरेंगे जब तक कि हालात ठीक नहीं हो जाते। और बाकी तमाम कंपनियाँ, कोई भी अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं है कि ठीक है हम यहाँ से अपनी ट्रेड शुरू करते हैं। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस वक्त वहाँ का सुल्तान, इस वक्त वहाँ का राजा सिर्फ यमन है। और यमन ने जो अमेरिकी हेजेमनी है, जो अमेरिकी वहाँ पर एक वहशत थी, दहशत थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होकर रह गई है। अच्छा, अब ये यमन के हवाले से चीज़ें थी। अब यूएई के हवाले से बहुत बड़ी और ईरान के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। और ख़बर यह है कि ईरान ने यूएई का शिप पकड़ लिया है। ये बहुत सेंसिटिव और बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और पहले मैं ये चूँकि हसास है, मैं कुछ पढ़ देता हूँ आपके सामने जो ये रिपोर्ट की जा रही है। अभी तक कुछ इदारों की जानिब से रिपोर्ट की गई है, क्योंकि अभी इसकी बहुत सारे इदारे वेरिफिकेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इदारों ने इसको रिपोर्ट भी कर दिया है, क्योंकि ये बहुत हसास खबर है। ये आप देखिए, ईरान हैज स्टॉप्ड अ मरीन टैंकर इन रूट टू इराकी पोर्ट, जबकि दूसरा लिख रहा है ईरान हैज सीज्ड यूएई ऑयल टैंकर्स। द सोर्सेज एक्सप्लेन्ड दैट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन suspicions that the tanker is carrying material for Israel। ये इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। Currently the Irani Navy is engaged in scrutinizing the tanker's documentation। The Iraqi maritime authorities did not receive advance notification from Emirati authorities regarding the tanker's approach to Iraqi ports। अब ये हुआ क्या है कि ये यूएई से ये इराकी जो पोर्ट्स हैं, वैसे तो इराक एक लैंड लॉक कंट्री है ना, लेकिन ये कुवैत वगैरह से होकर जहाँ से भी जाते हैं, तो वहाँ से ये उस तरफ पर्शियन गल्फ में उस तरफ ये जा रहा था, टैंकर जहाज़ जो भी है वहाँ उस तरफ जा रहा था, और इसको ईरान ने पकड़ लिया। और इसमें रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि इसमें वो मटीरियल था जो इसराइल पहुँचाया जाना था। यानी ये पिछली बार जो यूएई से, देन सऊदी अरब, देन जॉर्डन, वहाँ से सामान गया, तो उस पर आपको पता है कितनी रिजेंटमेंट आई, पूरी आलम इस्लाम से बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। तो अब शायद उन्होंने इसको अवॉइड करने की कोशिश की और अब वो बजरिया इराक एंड देन जॉर्डन और वहाँ पर फिर पहुँचाना चाह रहे होंगे। तो वो जो है वो ईरान के हाथ लग गया, और ईरान कह रहा है कि ये तो मटेरियल जो है वो इसराइल पहुँचाया जा रहा था। तो अब ये बहुत, मैं आप इसका यूँ अंदाज़ा लगाइए कि ईरान और यूएई का ऑलरेडी एक तनाज़ा चल रहा है, और वो तनाज़ा है जो कुछ आइलैंड्स हैं पर्शियन गल्फ में, ठीक है, 3 से 4 आइलैंड्स हैं जिन पर यह तनाज़ा है कि यूएई कहता है ये हमारे हैं और ईरान कहता है ये हमारे हैं, और कब्ज़ा इस वक्त ईरान का है, और ये इनका तनाज़ा आपस में चल रहा है। पिछले दिनों भी काफ़ी इनकी गर्मा गर्मी वहाँ पर हुई थी। अच्छा, उनकी स्ट्रेटजिकल जो लोकेशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन जजीरों की, क्योंकि वो मिड में आते हैं। तो आपने अगर, चूँकि दुनिया का सारा ऑयल यहाँ से जा रहा है, तो अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करना है, इस एरिया को बंद करना है, तो उन जजीरों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो वो जजीरे जो है उन पर तनाज़ा चल रहा है। अच्छा, अब उस तनाज़ा में जो कि 5 दिन 7 दिन पहले जिस पर गर्मा गर्मी हुई है काफ़ी, इस माहौल में ईरान ने पकड़ लिया है जनाब यूएई का जहाज़, और इल्ज़ाम यह है कि वो इसराइल के लिए मटीरियल लेकर जा रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी जो अब मामला ये खुलेगा तो ये कहाँ से कहाँ तक बात जा सकती है, और ये बहुत बिगाड़ इसमें पैदा हो सकता है। और यहीं पर यमन के हवाले से भी एक चीज़ ज़रूर नोट कर ले कि यमन और यूएई का भी मामला बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। अभी यमन ने वार्न किया, ये अब स्क्रीन पर देख लीजिए। यमन का इल्ज़ाम यह है कि यूएई मर्सनरीज को, यानी किराए के जो कातिल वगैरह होते हैं, कज़ाक वगैरह यहाँ पर आप कह सकते हैं, उनको भर्ती करके उनको पैसे देकर जो नॉन इसराइली शिप्स हैं
उनको निशाना बनवा रहा है और इल्ज़ाम हम पर लगवाना चाह रहा है। यानी इस वक्त इसराइल का एक प्रोपेगेंडा यह है ना कि वो कह रहा है कि यमन है, और अमेरिका का भी यही है, बरतानिया का भी यही है, कि यमन ने जो इंटरनेशनल नेविगेशन है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसको मुतासर कर दिया। ये हर एक जहाज को वहां से निशाना बना रहे, किसी को वहां से गुजरने नहीं दे रहे, ठीक है ना। ये पूरी दुनिया की ट्रेड के लिए खतरा है, ये इस वक्त उनका बयानिया है। अच्छा, अब उस पर यमन ये कहता है कि भाई हमारा दुनिया से मसला ही नहीं है, हमें क्या लगे दुनिया से, हमें तो इसराइल से मसला है। और जो जो इसराइल के साथ खड़ा होगा, चाहे वो कोई इस्लामी मुल्क होगा, चाहे वो कोई अरब मुल्क होगा, हम उसको इसी तरह से ट्रीट करेंगे। जो भी जहाज इसराइल की तरफ जाना चाहेगा, चाहे वो किसी भी मुल्क का जहाज हो, किसी भी कंपनी का जहाज हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हमारा मसला इसराइल के साथ है और इसराइल के इत्तेहादियों के साथ है जो उसकी मुआवनत कर रहे हैं इस सूरत हाल में, और गज़ा की मुआवनत नहीं कर रहे हैं, गज़ा में इमदाद नहीं पहुंचा रहे, लेकिन इसराइल में पहुंचा रहे हैं। हमें मसला उनसे है। तो दुनिया से हमें क्या मसला है? अभी हम आपको दिखाया ना मैंने कि सिंगापुर के जहाज वहां से गुजर रहे हैं, चाइना गुजर रहे हैं, रशिया गुजर रहे हैं, इंडिया गुजर रहे हैं, बाकी दुनिया के वहां से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान के गुजर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हमें तो मसला ही नहीं है दुनिया से, अफ्रीका के सारे वहां से गुजर। तो वो कह रहे हैं हमें तो इसराइल से मसला है, लेकिन इसराइल ये प्रोपेगेंडा करवाता है कि नहीं, ये तो दुनिया के लिए थ्रेट है। तो यहां पर अब यमन कह रहा है कि यूएई ने हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है। अब ये यमन का इल्जाम है, मुझे नहीं पता इसमें ताकत है या नहीं, लेकिन यमन ये इल्जाम लगा रहा है कि ये नॉन इसराइली यानी दुनिया के बाकी मुल्कों के जहाज़ों को निशाना बना के इल्ज़ाम हम पर लगाना चाह रहे हैं कि जनाब हम दुनिया की ट्रेड के लिए ख़तरा है। बहरहाल जो भी हो, इस वक्त इसराइल के लिए हालात साजगार नहीं है और उनके लिए हर तरफ इनसिक्योरिटी है। उसको कोई पता नहीं कि कौन सा हमला कब कहाँ हो जाए, और बाकी जहाज़ों के लिए भी, बाकी ट्रेड के लिए भी इनसिक्योरिटी तो है कि कब कहाँ से हमला हो जाए। अब बहरी कज़ाकों ने एंट्री मार दी, अब हिसाब लगाइए, बहरी कज़ाकों ने एंट्री मार ली है। वो जो लास्ट 3 जहाज़ पकड़े गए हैं वो कहाँ गए, कौन ले गया, उसका अभी तक पता नहीं चला। वो यूरोपियन जहाज अभी तक वापस नहीं आया ना, उन पर जो क्रूज सवार था वो भी वापस नहीं आया, ठीक है। तो अब इसराइल के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी इसलिए है कि जो मालदीव में हमला हुआ है, जो कि यमन से 3000 किलोमीटर दूर है मालदीव, वहां पर उनके 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है। तो अब इसराइल को नहीं समझ आ रही कि यह हमला कहां से हुआ, किसने किया। इट्स मीन के रेड सी तो रेड सी थी, अब हम इस पूरे रीजन में कहीं भी महफूज नहीं है। यानी हमें कोई ड्रोन, कोई मिसाइल आएगा, अटैक करेगा, चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये इसराइल के लिए बड़ी इस वक्त मुश्किलात हैं कि वो रेड सी को छोड़ दें। अब रेड सी से जंग बाहर निकल गई है, जंग अब फैल चुकी है और पूरे अरेबियन सी में फैल गई है। अरेबियन सी में कहीं भी इसराइली जहाज जो है वो महफूज नहीं है। कब कहाँ उनसे जाकर कोई रॉकेट मिसाइल टकराएगा, ये इसराइल को समझ में नहीं आ रही। अच्छा, अब नाज़रीन आखिर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से बहुत बड़ी खबरें आई हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो नाज़रीन कल से ये समाअत होने जा रही है और इस वक्त मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर लगी हुई हैं और एक के बाद एक मुल्क वहाँ पर जा रहा है। सबसे जो बड़ा इसका क्रेडिट जाता है वो साउथ अफ्रीका को जाता है। और आप देखें कोई इस्लामी मुल्क, कोई अरब मुल्क, कोई इतना बड़ा इकदाम नहीं उठा सका इसराइल के ख़िलाफ़। हालांकि तुर्की ने पहले कहा भी था कि हम जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। फिर जब साउथ अफ्रीका गया तो फिर तुर्की ने जाकर उनकी हिमायत की। तो इस वक्त साउथ अफ्रीका जा चुका है, फिर पीछे तुर्की गया, फिर जॉर्डन गया, फिर बोलीविया गया, फिर बाकी भी कुछ और कंट्रीज़ ने जाकर साइन किया है और उन्होंने कहा कि हम भी इस लॉ सूट में, जो कि 84 पेजेस का है। और नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त ये केस फाइल किया गया है, 84 पेजेस का बड़े ज़बरदस्त सबूतों के साथ ये केस फाइल किया गया है। और इस वक्त इसराइल में और अमेरिका में शदीद खौफ है, शदीद खौफ है कि वहाँ से इनके खिलाफ फैसला आ सकता है। और इसराइल तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अब देखें ना, ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वहाँ पर फौजें नहीं भेज देनी इसराइल के लिए, लेकिन ये मैटर करती है चीज़ें, आज नहीं तो कल इनको इस पर सज़ा होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी ही बनाई गई अदालत से, यानी यूरोप में है ना ये अदालत, और आपके निज़ाम के तहत, ये यूएन के अंडर है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो आपके निज़ाम के अंदर बनाई गई अदालत, जब वहाँ से ये साबित हो जाएगा कि आपने नस्ल कुशी की है, तो आप सोच भी नहीं सकते ये कितनी बड़ी बात होगी। यानी इस वक्त अभी आप ब्लिंकन का बयान देख लीजिए, अभी आप जॉन कर्बी का बयान देख लीजिए, वो कह रहे हैं ये तो बेसलेस है, ऐसा तो कोई मामला हुआ ही नहीं, ये तो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उनका जो मगरबी मीडिया वो अभी भी डिफेंड कर रहा है कि नहीं ये तो गलत स्टैट्स है। बाइडन ने कहा कि नहीं इतनी शादियाँ तो हुई नहीं है। तो जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आपकी बनाई हुई है वो साबित कर देगी कि आपने जंगी जुर्म किए, बच्चों और औरतों को शहीद किया,
आपने नस्लकुशी वहां पर की। आप देखें ना कि इससे पहले म्यांमार वाला जो मामला हुआ था वहां पर भी उनको सजा हुई थी। तो ऐसे केसेस और ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें सजा हुई और जब वहां से फैसला आ जाता है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड पूरे मीडिया को वो चलाना पड़ता है। तो इस वक्त आप देखें ना कि नेतन्याहू कहता है कि ये हमारा मुकद्दस मिशन है, ये हमारा सेक्रेड मिशन है और हम अल्लाह के चुनिंदे लोग हैं, और यूरोप को कह रहा है कि हमारा साथ दो, हम सिविलाइजेशंस की जंग लड़ रहे हैं। ये नेतन्याहू का बयानिया है। तो जब इंटरनेशनल कोर्ट जैसे कह देगी कि ये सिविलाइजेशन की वॉर नहीं है, ये सबसे बड़ा आज के दौर का हिटलर है और सबसे बड़े जुल्म इसने किए हैं, तो इस चीज़ को आप मामूली ना समझें। पहले ही यूरोप की हुकूमतों के पास और उनके मीडिया के पास बड़ी मुश्किल से इनको डिफेंड कर रहे हैं, तो फिर ये किस मुंह से खड़े होकर, मतलब इनका बयानिया पूरी तरह से पाश हो जाएगा और इनको वहां पर एक ना एक दिन सजा भुगतनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। और इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखिए कि अभी यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरून का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम खौफजदा हैं कि वाकईतन इसराइल ने वहां पर इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है, वहां पर नस्लकुशी की है। ये डेविड कैमरून बरतानवी जो वजीर खारजा है वो कह रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं। और अभी तक आप देखें जब से डेविड कैमरून ने ये पोजीशन संभाली है, जो कि साबिक वजीर आजम भी हैं बरतानिया के, ये वो शख्सियत है जिन्होंने गजा के बारे में कहा था कि ओपन एयर प्रिजन है, ये सबसे बुरी जगह है। यानी उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत की थी कि इसराइल ने इतना जुल्म वहां पर कर रखा है। तो जब से इन्होंने पोजीशन संभाली है, अभी 3-4 हफ्ते हुए हैं, ये अभी तक इसराइल नहीं गए। ये मिडल ईस्ट का दौरा कर चुके हैं, जॉर्डन गए, लेबनान गए, बाकी मुल्कों में गए, इसराइल नहीं गए। तो आज वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें लगता है कि इन्होंने ये लॉ तोड़ा है और वहां पर नस्लकुशी की है। फिर अब यूएस सेनेटर्स का बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को इसकी सजा मिलनी चाहिए और इसने वहां पर जंगी जराइम किए। तो ये मामलात नाज़रीन अगर आप हर महाज पर देख लें, पब्लिक ओपिनियन का महाज हो, हुकूमतों का महाज हो, एक एक मुल्क इनको छोड़ रहा है। यूएन जो इनका अपना बनाया हुआ है सारी दुनिया इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। यमन जो इनके साथ कर रहा है, उधर हिजबुल्लाह जंग में आने वाली है, उसकी भी अगली वीडियो में बड़ी अहम तफसीलात आ रही हैं और वहाँ पर अब हिजबुल्लाह अंदर किस तरह से घुसने वाली है। तो इसराइल और इसके पीछे जो एक तो अमरीकी सेंचुरी इज़ ओवर, ये आप जहन में रखें, अमरीकी सेंचुरी इज़ ओवर। और जब अमेरिका नहीं रहेगा तो इसराइल जो उसकी नाजायज़ निशानी है मगरब की, जब मगरबी ताकत ही नहीं रहनी तो इसराइल को किसने देखना है। तो अब अमेरिका, मगरब और इसराइल इन सब के इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी फैसला आएगा, कल से समाज शुरू हो रही है। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान शुड बी इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ पर जाना चाहिए, हिमायत करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर डेवलप हो रहा है उन अरबों पर भी, उन इस्लामी ममालिक पर भी जो नहीं जा रहे, तो उनको जाना पड़ेगा। आज उनकी आवाम कह रही है कि साउथ अफ्रीका चला गया, तुम किस मुंह से बैठे हो, तुम क्यों इसराइल के खिलाफ बयान जारी नहीं करते, तुम वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं जाते। तो ये मामला जो है ना, ये बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। आपके साथ तफसीलात शेयर किया, हम राय ज़रूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।